नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अदित सर पे मैं अजीत राजपुरोहित स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी एक एग्जाम सीरीज चल रही है और उसमें हमने 5 प्रश्नावलियां कर ली है। 6 प्रश्नावलियां, छठी प्रश्नावली आज मैं आपको करवाने वाला हूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और उसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव सवाल है आपका, वो इस प्रकार रहेगा। एक वृत्त है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसके परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष आपको ज्ञात करनी है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको मैंने लिखा एरिया, पाई आर स्क्वायर। और आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी ओवर डी आर। पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का तो 2 घात कहाँ आ जाएगी? आगे, और फिर हो गया आर। और फिर आर का आर के सापेक्ष कितना होगा? वो तो 1 ही होगा। अब यहां मैं लिखूंगा डी ए ओवर डी आर, और आर का मान दे रखा है इसमें। आर का मान है 5 सेंटीमीटर, तो वो आर का मान इसमें रखेंगे 2 गुणा पाई, और गुणा आर का मान कितना है? 5। तो ये हो गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या आ जाएगा? 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके देखिए, ये क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और भाग में आर के लिए क्या आएगा? सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपका ऑप्शन सेकंड हो गया सही। उसके बाद में दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है कि आपको कोई x इकाइयां हैं, कोई x यूनिट्स है, उनको बेचने पर किसी व्यापारी को जो आय हुई है वो है r ऑफ x इक्वल लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 36x और प्लस 5। ये लिखा हुआ है 36x और प्लस 5 लिखा हुआ है, और लिखा है कि x बराबर 15 हो तो सीमांत आय क्या होगी? तो सीमांत आय के लिए आपको r डैश ऑफ x निकालना है। तो इसका अवकलन करेंगे, कितना आएगा? 2 पावर आगे आ जाएगी, 3 दूना 6x और प्लस कितना आएगा? 36। और आपको सीमांत आय निकालनी कहाँ है? x इक्वल 15 पर। तो यहां मैं लिखूंगा 6 इंटू 15 प्लस 36, तो 15 छिकी 90 और प्लस 36 कितना आ जाएगा? 126। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। अगर सवाल नंबर 3 की बात करें, इस प्रश्नावली में से हाईएस्ट 2 नंबर का सवाल आएगा। वैसे तो ये ज्यादा नंबर की है, लेकिन बड़े सवाल इसमें से नहीं आएंगे। तीसरा जो सवाल है वो कोई भी फंक्शन f(x) है, उसके लिए कोई फलन निरंतर वर्धमान के लिए कौन सी कंडीशन होती है? तो f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। अगर ऐसा है तो x1 भी छोटा होना चाहिए x2 से। तो इसने यही पूछा है। और आपका जो x1 x2 है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर में, i में। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। उसके बाद में चौथा देखिए, लिखा हुआ कोई रेखा दोनों अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। जैसे ये आपका x अक्ष और y अक्ष है, ये आपका x डैश हो गया, ये x है, ये y और ये y डैश। तो रेखा तो यहाँ हो सकती है, यहाँ 45 डिग्री का, तो ऊपर भी कितना बनेगा? 45 का। इस केस में थीटा का मान कितना होगा? 45। तो प्रवणता पूछे m बराबर क्या होता है? tan थीटा। और थीटा का मान मैं कितना लिखूंगा? 45। तो यहाँ कितना आएगा? 1। लेकिन रेखा तो इस प्रकार भी तो बन सकती है ना, ध्यान देना, मैं चेंज कर रहा हूँ। इस प्रकार भी तो रेखा बन सकती है, क्योंकि ये देखो, ये यहाँ पर 45 बना रही है और नीचे भी 45। तो उस वक्त थीटा का मान कितना होगा? -45, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा tan ऑफ -45। ये आएगी आपकी प्रवणता। तो m बराबर क्या आएगा? -tan 45।
और tan 45 का मान कितना 1, इसलिए आपकी प्रवणता जो है वो आएगी ±1। उसके बाद में जो सवाल है 5वां वो देखते हैं। पांचवें सवाल में ये लिखा हुआ है कि आपको एक रेखा है, एक वक्र है, मान लो ये वक्र है आपका, ठीक है, ये वक्र है। किसी वक्र की स्पर्श रेखा रेखा 3x - 6y + 5 = 0 के लंबवत है। इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श रेखा किसी अन्य रेखा पर लंबवत है। इस बिंदु पर इस वक्र पे स्पर्श रेखा किसी अन्य रेखा पर लंबवत है और उस लंबवत रेखा की आपको समीकरण दी हुई है 3x - 6y और +5 = 0। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत है तो अगर इसकी प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता m2 है तो इन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल किसके बराबर होता है -1। कब? जब ये L1 रेखा है, सॉरी ये L2 रेखा है और ये L1 रेखा है, तो L1 अगर लंबवत है L2, इस केस में इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो यहाँ से इसकी प्रवणता निकालते हैं पहले, तो ये y को आप वहां भेज दो, तो यहाँ बचेगा 3x + 5 बराबर कितना 6y। अब ये 6 को नीचे भेजूंगा तो 6 के 3/6 x और +5/6 बराबर कितना y। तो मैं लिखूंगा y बराबर mx + c। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो m का मान कितना आएगा हमारे पास 3/6, इट मीन्स 1/2। तो ये प्रवणता तो इसकी आई है ना, तो मान लो कि हमारे पास एक प्रवणता मान लो m1 आ गई, ये m1 है, तो m1 का मान आ गया 1/2। चूंकि L1 लंबवत है L2, इसलिए आपकी प्रवणता m1 m2 का मान -1 आएगा। अब आपको इसमें m1 का मान रखना है 1/2 इंटू m2 = -1, तो 2 को वहां भेज देंगे तो m2 बराबर कितना आ जाएगा -2। ये हमारा फाइनल आंसर। इस रेखा की जो प्रवणता है m वो आएगी -2। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट जो छठा सवाल है उसमें आपको एक वक्र का समीकरण दे रखा है और बोला है कि x = 0 पर उस वक्र के अभिलंब की प्रवणता बताओ। पहले तो मैं वक्र लिख देता हूं, ये छठा सवाल है। y बराबर क्या लिखा हुआ है 2x² + 3 sin x, ये लिखा हुआ है 2x² + 3 sin x, और आपको x बराबर इसके अभिलंब की प्रवणता। तो पहले आप dy/dx निकालो, मतलब x के सापेक्ष में इसका अवकलन कर रहा हूं, तो कितना आएगा 4x और +3 cos x, ठीक है। अब आप ध्यान देना, जो अभिलंब की प्रवणता है ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई, ये किसकी है स्पर्श रेखा की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता है ना, वो निकालना है हमें, तो वो होती है -1/dy/dx। तो मैं लिखूंगा -1/dy/dx का वैल्यू कितना है हमारे पास 4x + 3 cos x, लेकिन वो आपको x बराबर 0 रखने पर, तो 0 पर जो इसकी प्रवणता आएगी वो आएगी -1 यहाँ 0 लिखूंगा तो 4 × 0 और 3 cos यहाँ लिखा मैंने 0, -1 ये 0 हो गया, 3 cos 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर आएगा -1/3, ये आ जाएगा। फिर आपको ये कहा गया है एक आपको फंक्शन दिया हुआ है और उसका निम्नतम मान पूछा गया है कितना है। अभी ऑब्जेक्टिव सवाल चल रहे हैं सारे। तो एक आपको फंक्शन दे रखा है, 7वां सवाल है ये, फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर -mod x + 2 - 1, और इसका निम्नतम मान पूछा है। इसका निम्नतम या न्यूनतम मान क्या होगा? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ आप x का मान कुछ भी रख लो भले, जब यहाँ मान रखते जाओगे तो मोड तो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन बाहर माइनस लिखा हुआ है तो आप इसमें जितनी बड़ी वैल्यू रखते जाओगे, x का मान जितना बड़ा या जितना छोटा कुछ भी रख लो भले, रखते जाओगे तो यहाँ बाहर माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये ऑल ओवर आपको नेगेटिव मिलने वाला है, ये ऑल ओवर आपको क्या मिलेगा नेगेटिव। तो यहाँ आप x का मान बढ़ाते जाओ,
ये तो मान यहाँ बढ़ेगा तो बाहर माइनस होने की वजह से घटेगा। जैसे मैंने पूछा आपसे कि 10 है ना बड़ी संख्या है, लेकिन -10 लगाने से वो क्या हो जाएगी और छोटी। अगर आप यहाँ पे जैसे आपने लिखा यहाँ पे 100 लिख दिया आपने, तो 100 + 2 मोड में है, बाहर माइनस यहाँ माइनस, तो ये कितना हो गया -102 और -1, तो -100 कितना हो गया 3, तो ये तो और छोटा होता जाएगा, तो ये तो होता ही जाएगा होता ही जाएगा, तो ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। और वो नेगेटिव आपका कितना होगा न्यूनतम मान वो हम बता नहीं सकते, तो इसको लिखना है न्यूनतम मान का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है, नहीं है, ये होगा। अब देखिए आठवें में ये लिखा हुआ है, आपको एक अंतराल दे रखा है 0 से π/2, और इसमें ये कहा गया है, नीचे आपको फंक्शंस दे रखे हैं, बोला कि हासमान कौन सा होगा, हासमान। तो मुझे ये बताओ, जो cos 2x है, एक फंक्शन है f(x) = cos 2x, तो ये cos का फंक्शन है, और cos का जो फंक्शन है वो आपका फर्स्ट कोडेंट में, क्योंकि 0 से π/2 इसके बीच में ना cos आपका घटता है कि बढ़ता है, ये देखो। तो आप आराम से अगर देखते हो तो cos 0 का मान कितना होता है 1, उसके बाद में cos 30 का मान कितना होता है 1/√3/2, और ऐसे में अगर cos 90 की बात करूंगा तो कितना आएगा 0, देखो घट रहा है, तो cos का वैल्यू घटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा cos 2x। उसके बाद में जो सवाल है वो आपके रिक्त स्थान वाले सवाल हैं, और इसमें ये कहा गया है कि एक आपको क्रांतिक बिंदु पूछे हैं। तो क्रांतिक बिंदु का मतलब ये है, फंक्शन दे रखा है आपको f(x) और बराबर लिख रखा है x³ - 3x और प्लस कितना 7। तो क्रांतिक बिंदु का मतलब ये होता है f' निकालो पहले, तो इसका ये मैं अब रिक्त स्थान करा रहा हूं, दूसरे सवाल का पहला ये f' निकालोगे तो ये आएगा 3x² - 3। और क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए जहां से वक्र बदलेगा, जिस पॉइंट से इंस्टेंटली आपका जो ग्राफ है वो बदल जाएगा, तो f' का वैल्यू कितना रखेंगे 0 रखने पर, और इसका मान यहाँ 0 रखेंगे तो कितना आएगा 3x² - 3 = कितना 0। अब 3 को वहां भेजोगे तो x² बराबर कितना आएगा 3 और बाई 3, तो ये कट गया एक बार, तो x बराबर आएगा +-1। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद में जो सेकंड सवाल है ब्लैंक वाला, रिक्त स्थान वाला, उसमें लिखा हुआ है y = 3x⁴ - 4x है, और x = 0 पर आपको अभिलंब का ढाल निकालना है। अभी वैसे मैंने करवाया सवाल, लगभग थोड़ा ही बदलाव है, इसमें वक्र बदल गया। तो सबसे पहले तो आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 4 × 3 = 12, तो यहाँ आ गया 12x³ - 4, ये 4x का कितना हो जाएगा 4। अवकलन कर रहा हूँ नॉर्मल। अब आपको यहाँ पर सिंपल करना क्या है, अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, अभिलंब की प्रवणता ये क्या होता है, ये होता है -1/dy/dx। तो इसमें -1/dy/dx का वैल्यू कितना है 12x³ - 4 है, इसमें मान रखेंगे -1/12, x का मान कितना है हमारे पास 0, तो 0 का क्यूब करेंगे -4। अब ध्यान देना, यहाँ पर जब ये हल करूंगा तो -1/-4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अच्छा, ये 1/4 नहीं, मैंने गलत लिखा है, क्योंकि 1 मिनट चेकआउट करते हैं। इसने पूछा कि अभिलंब का ढाल पूछे ना, तो अभिलंब का ढाल तो ठीक ही आएगा, यही आएगा। ठीक है, आपने इसका अवकलन कर लिया, x = 0 पे आपने इसकी प्रवणता निकाली, तो इसकी -4 आएगी, और इसकी -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता होता है, तो dy/dx आ गया, वो मान रखा, तो ठीक है ये आएगा 1/4। अगर ये स्पर्श रेखा की पूछता ना तो कितना आता -4 आता, क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे के क्या होते हैं लंबवत। उसके बाद में ब्लैंक वाला जो तीसरा सवाल है वो देखिए, लिखा हुआ है कि e⁻fx दे रखा है आपको, fx बराबर है e⁻x, और लिखा हुआ है x बिलोंग टू r, है ना, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हमेशा कैसा होगा ये फंक्शन। तो हम निकालेंगे f'(x), f' निकाला तो वो क्या आएगा e⁻x ही आएगा।
और ये e की पावर x है ना, x बिलोंग टू r के लिए ये e की पावर x है ना, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ऐसा है तो धनात्मक आ रहा है, तो एफ डेस एक्स है ना, वो क्या आ रहा है? आपका धनात्मक आ रहा है, और एफ डेस एक्स धनात्मक आता है, अतः फलन कैसा है? वर्धमान फलन होगा, वर्धमान है। उसके बाद में जो चौथा रिक्त स्थान है उसमें लिखा हुआ है कि एक आयत है, उसकी लंबाई, ये आयत की लंबाई है ना x, इसमें बदलाव आ रहा है, वो आ रहा है dx ओवर dt। लंबाई है ना, लंबाई, ये लंबाई को मैंने x लिखा, तो उसमें बदलाव जो आ रहा है dx ओवर dt, वो कितना आ रहा है? घट रही है, तो -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तथा चौड़ाई उसकी बढ़ रही है, तो चौड़ाई इसकी y है जो बढ़ रही है, तो वो उसमें भी बदलाव आ रहा है, तो dy ओवर dt बढ़ रही है, मतलब प्लस का आएगा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है। फिर यह कह रहा है कि इसकी परिधि में क्या परिवर्तन आएगा, तो परिधि का मतलब होता है परिमाप। तो ये जो इसका परिमाप है, डायामीटर है इसका, सॉरी सरकमफेरेंस बोल सकते हैं हम इसको, तो वो, या पेरीमीटर बोल सकते हैं, परिमाप, पेरीमीटर, चलो p लिख लेता हूँ। तो p बराबर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। तो जब मैं p में परिवर्तन की दर निकालूंगा तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? dp ओवर dt इक्वल, दो कांस्टेंट है वो तो बाहर रहेगा, अंदर आएगा dx ओवर dt और प्लस dy ओवर dt। ये लिखा मैंने, दो अपनी जगह है, dx ओवर dt का वैल्यू कितना है? -3 और वो है +2, तो ऑल ओवर क्या -2 आएगा। अब ये सेंटीमीटर प्रति मिनट आएगा। ठीक है, तो माइनस तो घटेगा, है ना, माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? घटेगा। उसके बाद में आपसे ये सवाल पूछा गया 5वें में कि किसी अंतराल में एक अचर फलन है, कोई अंतराल है a, b, है ना, क्लोज इंटरवल a, b में एक फलन है जो अचर फलन है, जैसे fx बराबर c है, तो फिर ये पूछा गया f डेस x है ना, वो क्या आएगा? तो बहुत नॉर्मल हो गया ना, 0 आएगा। x बिलोंग टू a, b इन क्लोज इंटरवल, और fx दे रखा है एक अचर फलन है, तो इसका f डेस, अचर फलन का f डेस कितना आएगा? 0। ये राइट आंसर हो गया। ये 5वां है रिक्त स्थान का। उसके बाद में हम एक एक नंबर वाले सवाल जिनको हमें हल करके लिखना भी पड़ेगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो dr ओवर dt आएगा। समय के साथ में त्रिज्या बदल रही है ना, कितनी बदल रही है? बढ़ रही है, तो 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या होगी? तो परिधि को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, तो मैंने लिखा c। परिधि का ये फॉर्मूला होता है, परिधि तो होता है 2πr। अगर मैं परिधि में बदलाव देखता हूं, dc ओवर dt देखता हूं, तो वो कितना आएगा? 2π, और r का हम करेंगे तो अगर dr ओवर dt। अवकलन हम टाइम के सापेक्ष कर रहे हैं, तो dc ओवर dt आएगा, और यहाँ r का dr ओवर dt, तो मैंने लिखा 2π, और dr ओवर dt का वैल्यू कितना? 0.7 है, तो ये आ गया 0.7 को गुणा करने पे आएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, है ना। ये आ गया इसका आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है, ये भी अच्छा सवाल है, ये आएगा लगभग fx बराबर, दूसरा है ये लिखा हुआ है x क्यूब -3x² प्लस 4x, और आगे लिखा हुआ है x बिलोंग टू r पर निरंतर वर्धमान फलन है। सिद्ध करना है हमें कि ये देख लेता हूं मैं, निरंतर वर्धमान ही है। तो निरंतर वर्धमान है तो फिर हमें सिद्ध करना है, तो इसका जो एफ डीस है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव जो इसका है, वो ऑलवेज क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग टू r के लिए। तो यहाँ मैं लिखूंगा सबसे पहले एफ डेस x, तो एफ डेस निकालेंगे, वो कितना आएगा? 3x² -6x प्लस कितना? 4। अब एक काम करो, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसको हल करेंगे तो ये आएगा 3x², इनको गुणा करने पे 12 आना चाहिए, और हाँ 6 8 और 2, तो इनको 3x² ठीक है, और ये 3 दूना 6 भी ठीक है, प्लस 4 ठीक है। यहाँ से इनको गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 12x², और -6x के क्या करने हैं? टुकड़े। तो कैसे करें भाई? 6 4 3, तो 3 तो नहीं होगा, 8 और 2 ये भी नहीं होगा, 6 के तरीका तो यही है। देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन सही है क्या।
क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ नहीं है ना? क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसको पूर्ण वर्ग में बदलना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ये। इसको पूर्ण वर्ग में कैसे बदलेंगे देखते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या ऐसे तो नहीं होगा, देखते हैं। 3x² माइनस 6x और प्लस 3 और प्लस 1 को मैंने अलग लिख दिया। अब ध्यान देना, क्या इसे मैं इसमें 3 कॉमन आ रहा है, देखो 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? x² माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 1 अलग। यहाँ इसमें 3 कॉमन आ रहा है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखा मैंने 3 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप ध्यान से देखना, एफ डेस एक्स है ये, चूंकि x माइनस 1 है ना, इसका स्क्वायर, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, 0 हो सकता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर मैं इसमें x माइनस 1 का स्क्वायर करके 3 से गुणा करके इसमें 1 जोड़ता हूँ, तो भी ये ऑलवेज पॉजिटिव 0 हो सकता है, और इसमें 1 जोड़ने पर ये फिर 0 नहीं रहेगा, ठीक है, 0 से बड़ा ही होगा। तो ये कौन आ गया आपका? एफ डेस एक्स आ गया, 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा है तो हम लिखेंगे अतः, या इसलिए एफ एक्स क्या है? वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है, क्योंकि एफ डेस एक्स का मान अगर आपका पॉजिटिव आता है तो वर्धमान फलन होता है। आप ध्यान देना। इसके बाद जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है, तीसरा सवाल करवा रहा हूं मैं, लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर ना साइन एक्स दिया हुआ है, और आपको इंटरवल भी दे रखा है x बिलोंग टू π/2 पाई, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम एफ डेस एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा? साइन का क्या होता है? कोस एक्स। अब मुझे ये बताओ, एफ डेस कोस एक्स है ना, मैं लिखूंगा क्योंकि कोस एक्स द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो कोस एक्स है ना, अर्थात कोस एक्स है ना, ये आपका लेस देन 0 होगा कब? जब x बिलोंग टू π/2 पाई इसमें, और ये एफ डेस ही तो है, तो एफ डेस अगर 0 से छोटा है अतः हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू ओपन इंटरवल π/2 टू पाई में एफ एक्स हासमान फलन है, हासमान फलन है, ये हो जाएगा। ये हासमान ही प्रूव करना था, इसमें प्रूव करना था कि इस इंटरवल में एफ एक्स बराबर साइन एक्स क्या है? हासमान फलन। उसके बाद में अगर सवाल की बात करें हम, तो उसके बाद का सवाल यही है, सवाल नंबर 4 है, लिखा y बराबर x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस कितना है? 7। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब x अक्ष के समांतर होती है तो थीटा का मान 0 होगा या 180 होगा, उस वक्त tan 0 का मान कितना हो जाएगा? 0। चूंकि आपका जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इसलिए एफ डेस एक्स का मान कितना होगा? 0, क्योंकि dy/dx है ना, वो tan थीटा होता है, और tan 0 का मान कितना होता है? 0। अब हम ऊपर से y बराबर लिखा हुआ है x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस कितना? 7। तो इसको हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, यहाँ लिख देना बीच में, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आएगा? 3x² माइनस 6x माइनस 9।
इसमें से आपका कॉमन आ रहा है 3, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और ये आ गया आपका dy ओवर dx। अब मुझे ये बताओ आपके dy ओवर dx का वैल्यू कितना है, ये रहा 0 है। तो अब मैं लिखूंगा 3 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल कितना 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो अब क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस कितना x और माइनस 3 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x तो अंदर बचेगा x माइनस 3, यहाँ x माइनस 3 तो अंदर यहाँ बचेगा प्लस 1 बराबर 0। x माइनस 3 कॉमन आ गया आपका, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1। इनको अलग अलग जीरो करेंगे तो ये जीरो अलग हो गया और x प्लस 1 वाला अलग जीरो हो गया, तो x बराबर कितना आएगा 3 और ये x बराबर कितना आएगा माइनस 1। ये आपको x निर्देशांक मिले और इनके अकॉर्डिंग आप y भी निकाल सकते हो। जब x का मान 3 है तो वो इसमें रख दो 3, और x का मान माइनस 1 है वो भी एक बार इसमें रखना है, तो आपको 3 के अकॉर्डिंग y मिल जाएगा और माइनस 1 के अकॉर्डिंग भी इसमें y मिल जाएगा, तो वो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, दोनों पॉइंट आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की, और जो नेक्स्ट सवाल है वो है y बराबर या fx बराबर लिखा हुआ है साइन 3x प्लस 5, और आपको बताना है उसका न्यूनतम और अधिकतम मान कितना होगा। फलन जो आपका है वो है fx बराबर साइन 3x और प्लस कितना 5, 5 प्लस का अलग है बेटा, अगर साथ में होता तो यहाँ ब्रैकेट आता। तो मुझे ये बताओ, आपको पता चूंकि साइन है ना, साइन 3x का न्यूनतम व अधिकतम, साइन x का परिसर आपको पता ही है -1 से 1 होता है, क्रम से -1 व 1 होता है, इसलिए साइन 3x है ना उसका अधिकतम मान कितना होगा 1 और न्यूनतम मान कितना होगा -1। अब मैं लिखूंगा दोनों तरफ, या लिखूंगा आपको क्या करना है सब जगह 5 5 जोड़ना है, तो -1 प्लस 5 लेस देन इक्वल साइन 3x प्लस 5 लेस देन इक्वल 1 प्लस 5, यहाँ आएगा 4 लेस देन इक्वल साइन 3x प्लस 5 और लेस देन इक्वल 6। तो यहाँ ये जो आपका fx है यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4, तो fx का जो मान है fx वो आपका कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, इसका जो न्यूनतम मान है वो तो होगा आपका 4 और अधिकतम कितना होगा 6। उसके बाद में ये तो हो गया आपके छोटे सवाल। उसके बाद में जो सवाल है लघुत्रात्मक में अति लघुत्रात्मक, तो लघुत्रात्मक करेंगे, अब अति लघुत्रात्मक तो हो गए। एक फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर साइन x प्लस cos x, और इसमें ये दे रखा है कि x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0, पाई। निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम वैल्यू निकालनी है, तो इसका मैं तरीका बताता हूँ। जब आपको निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान पूछा जाता है तो आपको ये जो अंत्य बिंदु है 0 और पाई, इन पे तो निकालना ही है, पर एफ डी से x का मान कहाँ 0 हो रहा है उस पॉइंट्स पे भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x के, वैसे ये पहला सवाल है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करेंगे तो एफ डे से x बराबर कितना आएगा cos x माइनस साइन x। अब मैं लिखूंगा निरपेक्ष उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डेस एक्स का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 0, तो एफ डेस एक्स बराबर कितना 0, तो ये यहाँ लिखूंगा मैं cos x माइनस साइन एक्स बराबर कितना 0। अब ये देखिए cos x बराबर आ जाएगा साइन x, तो मैं लिख सकता हूँ साइन x अपॉन cos x, ये cos x यहाँ से कहाँ चला गया भाग में, तो ये क्या बन गया आपका tan x बराबर कितना 1, तो मैं लिखूंगा tan x बराबर ये tan पाई बाई 4, तो tan x बराबर कितना आएगा, सॉरी x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से पाई बाई 4 आ जाएगा, और ये पाई बाई 4 जो आया है वो किस में बिलोंग कर रहा है
0,पाई में। अब आपको यहाँ पर x बराबर 0 पर, x बराबर π/4 पर और x बराबर कितना, पाई पर, सब पर आपको fx के मान निकालने, f ऑफ 0 निकालना है, f ऑफ π/4 निकालना है और f ऑफ पाई निकालना है, ये सारे मान निकालने। तो यहाँ जब मैं इसमें लिखूंगा तो साइन 0 आएगा, सबसे पहले यहाँ आएगा साइन 0 और प्लस कोस 0। साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो फाइनली कितना आया, 1। ऐसे ही π/4 यहाँ लिखूंगा मैं, तो यहाँ आएगा साइन π/4 प्लस कोस π/4, तो 1/√2 प्लस 1/√2 तो आएगा √2 फाइनली जोड़ने पर। उसके बाद में पाई पर चेक करेंगे तो साइन पाई और प्लस कोस पाई, तो साइन पाई तो 0 होता है और कोस पाई होता है -1, तो कितना आएगा, -1। तो जो आपका उच्चतम मान है वो आपको x बराबर 0 पर मिलेगा, क्योंकि इतना, सॉरी, उच्चतम मान मिलेगा आपको π/4 पे, ये नहीं होगा क्योंकि √2 बड़ा है, √2 बड़ा होता है ना 1 से। और ये निम्नतम मान कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, कहाँ, पाई पर। तो ये आपका सवाल हो गया लघुत्तरात्मक में पहला। उसके बाद में जो सवाल है उसकी हम बात करेंगे। लिखा हुआ है x की, लिखा हुआ है x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में परिवर्तन। ध्यान देना, घन की भुजा कितनी है, ये सवाल नंबर 3 है या 2 है, सॉरी। घन की भुजा की लंबाई वो कितनी है, x, और घन की भुजा में 2% की वृद्धि है, मतलब जो अंतर आएगा भुजा में, डेल x जिसको हम मानेंगे, वो कितना है, x का 2%, मतलब कि 2x बटे में कितना, 100, या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.02x। फिर ये कहा है कि इसमें जो आयतन है उसमें सन्निकटन कितना परिवर्तन आएगा, तो घन का आयतन, आयतन को मैंने v से लिखा, घन का फॉर्मूला होगा x3, आयतन मतलब भुजा क्यूब। अब इसमें डेल v निकालना आपको, तो ये क्या होगा, dv/dx इंटू क्या आएगा, डेल x। तो यहाँ हमें चूंकि dv/dx की जरूरत पड़ रही है, तो इसका हम x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। हालांकि ये काम हमें पहले करना है, इससे पहले ये करना है, तो इसका हम करेंगे dv/dx, वो कितना आएगा, 3x² आएगा। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ 3x² इंटू 0.02x, तो ये कितना आ जाएगा, 0.06x3। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। और यहाँ आपको मीटर क्यूब भी लिखना है क्योंकि ये आयतन है। उसके बाद देखिए, उसके बाद का जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है एक घन का किनारा। तो घन का जो किनारा है, एक ही बात है, भुजा हो गई ना। तीसरा सवाल है घन का किनारा, x मान लिया, और घन का किनारा है उसमें परिवर्तन आ रहा है dx/dt, वो आ रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बढ़ रहा है तो प्लस का लिखा है मैंने। आयतन किस दर से बढ़ेगा जबकि किनारा कितना लंबा है, x बराबर आपको दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। उसका आयतन, उसमें क्या परिवर्तन आएगा, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, और घन का जो आयतन होता है v बराबर क्या होता है, x3, भुजा क्यूब। अब x के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, x के अनुदिश अवकलन करेंगे, तो वो कितना आएगा, dv/x के नहीं करेंगे, टाइम के सापेक्ष, ठीक है, तो dt बराबर कितना आएगा, 3x² और dx/dt। 3x² dx/dt का वैल्यू कितना है, 3 है,
तो ये आएगा 9x²। अब आपको dv/dt कब निकालना है, जब x बराबर कितना हो 10। तो इसमें रख देंगे 9 × 10 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा 9 × 100, तो कितना आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है। उसके बाद का जो सवाल है वो है एक गुब्बारे वाला है। ये जो मैंने अभी आपको सवाल करवाया ना, ये परिवर्तन दर है ना, चेंज इन रेट ऑफ एनी वेरिएबल। तो ये जो परिवर्तन की दर वाले सवाल है उनमें से एक सवाल कन्फर्म 100% आएगा। अभी मैं आपको छोटा सवाल करवा रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई r³। r के सापेक्ष अवकलन करना है आपको, तो वो कितना आएगा dv/dr। 4/3 है तो मैं 4/3 ही लिखूंगा, पाई को पाई लिखा, 3r² और dr/dr कितना हो जाएगा 1, ये तो कट ही जाएगा, 3 से 3 कट गया तो ये आ गया 4 पाई r²। अब आपसे ये पूछा गया है कि इसकी क्या है जो त्रिज्या है वो कितनी है, dv/dr है ना, वो त्रिज्या दे रखी है इसने, r बराबर 10 दे रखा है, तो 4 पाई और गुणा 10 की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400 पाई। आयतन में परिवर्तन आ रहा है ना, सेंटीमीटर क्यूब बटे में क्या आएगा सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद में एक सवाल और है, वो देखिए क्या है। तो सवाल नंबर हम 5 की बात करेंगे अभी। पांचवें सवाल में लिखा हुआ है कि एक फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x) sin x प्लस cos x, और इंटरवल दे रखा है x बिलोंग टू पाई टू 2 पाई, और आपको ये प्रूव करना है कि इस इंटरवल में ये निरंतर ह्रासमान है। तो ध्यान देना, f' निकाला मैंने, तो f' बराबर इसका अवकलन करेंगे ना x के सापेक्ष, तो कितना आएगा cos x और माइनस sin x। अब ह्रासमान और वर्धमान निकालने के लिए f' का वैल्यू कितना निकाला जाता है, f' बराबर 0 रखने पर क्रांतिक पॉइंट निकालेंगे हम, वो 0 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आएगा cos x माइनस sin x बराबर कितना 0, तो यहाँ से आएगा sin x बराबर कितना cos x, cos को नीचे भेजेंगे तो ये sin x और भाग में क्या आ गया cos x बराबर कितना 1, तो ये बन गया tan x बराबर 1। अब ये tan x तो मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा tan 5 पाई/4। क्यों आया मैं बताता हूँ, क्योंकि आपका पाई से 2 पाई के बीच में कितना आएगा, तो पाई से 2 पाई के बीच में तो ये लिखना पड़ेगा आपको 4 पाई/4 कब आता है, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है, कब, जब 0 से पाई/2 के बीच की बात की जाती है इसमें, लेकिन इस इंटरवल में तो यही आएगा। यहाँ लिख देता हूँ x बिलोंग टू पाई, 2 पाई, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 5 पाई/4। अब मैं इसके लिए संख्या रेखा बनाता हूँ, संख्या रेखा से, तो ये 5 पाई/4 ये आ गया। अब 5 पाई/4 है वो आपका पाई से तो बड़ा है, यहाँ मान लो पाई है, और यहाँ कौन आएगा 2 पाई आएगा। इसके बाद में आपको देखना इस अंतराल से इस अंतराल में क्या हो रहा है, तो यहाँ से आपको एक वैल्यू रखनी है, एक वैल्यू यहाँ से रखनी है, यहाँ से हम एक मान उठाएंगे, एक मान यहाँ से उठाएंगे, तो एक मान आपको इसमें से रखना है और एक इसमें से रखना है। ध्यान देना, पाई से बड़ा रखना है। पाई मैं आपको कोऑर्डिनेट के हिसाब से समझाता हूँ, ये पाई होता है यहाँ पे और यहाँ पे होता है 3 पाई/4, और यहाँ कहीं ना कहीं 5 पाई/4 होगा, ये 2 बेटा यहाँ पे 3 पाई/2। इनके बीच का एंगल लेना आपको, कहीं इनके बीच में से कोई एक एंगल उठाना है, तो 180 और यहाँ आएगा आपका 225, इनके बीच का एंगल, तो इनके बीच में से उठाएंगे। तो मुझे ये बताओ
यहां पर अगर मैं मान उठाकर किस में रखूंगा, इसमें, तो इस इंटरवल में आपका पाई से 5 पाई/4 के बीच में ये जो साइन है वो क्या होता है, नेगेटिव, और कोस भी क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां मैं लिखूंगा एफ एक्स है ना, वो आपका ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 0, कब, यदि x बिलोंग टू कितना, पाई से 5 पाई/4 तक। तो यहाँ आपका नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, और उसके बाद में निरंतर हासमान ही होगा ना, निरंतर हासमान पूछा है कि निरंतर हासमान कहाँ से कहाँ तक होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ 5 पाई/4 से यहाँ तक, देखो यहाँ तक तो फिर दोनों नेगेटिव ही रहेंगे, लेकिन इससे आगे जाने के बाद में 2 पाई तक ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव इसमें कौन आएगा, एक बार कोस पॉजिटिव होगा लेकिन साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इससे जो आगे है ना उसमें वो कभी तो पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है, तो वहां न तो वो हासमान होगा और न ही वर्धमान होगा। लेकिन इस इंटरवल में देखो आप, इस इंटरवल में इसका वैल्यू नेगेटिव आया है, इसका मतलब इस इंटरवल में ये क्या होगा, निरंतर हासमान होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में फिर एक अच्छा सवाल आ रहा है। तो ये छठे सवाल की बात कर रहे हैं हम। आपसे पूरे इंटरवल के लिए नहीं पूछा गया, आपसे केवल ये पूछा गया कि कौन से अंतराल में ये हासमान होगा। तो जिस अंतराल में एफ डेस एक्स नेगेटिव होता है ना, उसमें क्या होता है, हासमान होता है। अब मैं बात करूंगा छठे सवाल की, आपको ए का न्यूनतम मान निकालना है। ए का, ये सवाल मेरा ऑफलाइन पेपर में दिया हुआ है, न्यूनतम मान आपसे पूछा गया है, और अंतराल जो है x बिलोंग टू आपको दिया गया है 1,2 क्लोज इंटरवल। एफ एक्स जो आपका है वो है x² प्लस ax प्लस 1, और ये कहा गया है कि ये फलन है ना वर्धमान है, वर्धमान फलन है, ये वर्धमान है, वर्धमान फलन है। तो ध्यान देना, एफ डी से एक्स निकालेंगे वो आएगा 2x प्लस कितना, a। अब ध्यान देना आप लोगों को, ये है चूंकि x है ना वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और 2 से छोटा है, और 1 के बराबर, 1 से बड़ा। अब इसे 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा, और यहाँ भी 2 से गुणा, और यहाँ भी 2 से गुणा। अब इसमें सब जगह हम कितना जोड़ देंगे, a जोड़ देंगे। तो यहाँ मैंने a जोड़ दिया, 2x प्लस कितना, a जोड़ दिया, और यहाँ भी आपने 4 प्लस a जोड़ दिया। अब वर्धमान फंक्शन के लिए, वर्धमान फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ डेस एक्स है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल। अब मुझे ये बताओ कि वर्धमान के लिए अगर ये है तो ये आपका क्या है बताओ, एफ डेस ही तो है ना, ये मैं लिख भी सकता हूँ a प्लस 2 लेस देन इक्वल एफ डेस, और ये लेस देन इक्वल 4 प्लस a। तो देखिए एफ डेस की तरफ क्या है, बड़ा मान है ना, एफ डेस की तरफ बड़ा मुंह है, देखो आप देख लो ग्रेटर का है, तो ये आएगा आपका यहाँ पे। यहाँ मैं लिखूंगा a प्लस कितना 2 और लेस देन इक्वल 0, तो a बराबर आएगा लेस देन इक्वल -2। a बराबर क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल -2। सॉरी मैं बोल गलत रहा हूँ, लिखा तो मैंने सही है, ग्रेटर देन इक्वल -2 आएगा। तो फिर न्यूनतम मान कितना हो गया, छोटे से छोटा इसका a का मान कितना हो गया, न्यूनतम a का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, -2। उसके बाद में 7वां सवाल देखिए। तो आज इस प्रश्नावली के साथ हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। एक ये क्विक रिवीजन की तरह है, इससे क्या है आपकी थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें कोई बच्चे भूल चुके हैं वो आपकी थोड़ी रिवीजन में आ जाएगी। 7वां जो सवाल है वो है y बराबर एक वक्र दे रखा है x³ - x प्लस 1 की स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए यदि x बराबर कितना हो 2। स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको स्पर्श रेखा पर क्या चाहिए, बिंदु। तो मुझे सबसे पहले यह बता दो कि x का मान जब 2 रखूंगा मैं, x बराबर 2 रखने पर, तो x का मान इसमें 2 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 2 की पावर 3 माइनस 2 प्लस 1, 2 की पावर 3 8 होता है, प्लस 1 माइनस 2, तो कितना हो गया 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा 7।
तो आपका जो बिंदु है ना वक्र पे वो कितना आ जाएगा 2,7 आ गया। अब हमें किसी भी रेखा का समीकरण लिखने के लिए उसकी प्रवणता चाहिए, तो मैं लिखूंगा dy/dx। इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा 3x² माइनस कितना 1। इसका अवकलन कर दिया मैंने और यही प्रवणता है। इसमें मैं लिखूंगा dy/dx एट x = 2 पे, तो 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 × 4 माइनस 1 कितना आएगा 11। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण वो क्या होता है y - y1 = m × x - x1, ये होता है। y लिखा मैंने, y1 कितना है, y1 मतलब बिंदु में y कोऑर्डिनेट कितने हैं 7, प्रवणता कितनी है 11, x - 2। इसको हल करेंगे तो y - 7 11x - 14, इनको वहां लेके जाओगे तो 11x - y और ये 7 वहां जाके प्लस का तो -7 = 0। ये हमारी स्पर्श रेखा का क्या आ गया, समीकरण आ गया। उसके बाद में आखिरी सवाल है वो देखिए, और वो सवाल नंबर होगा 8। आखिरी सवाल में ये लिखा हुआ है कि y बराबर x³ है। y बराबर क्या है x³। ये 8वां सवाल है। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है dy/dx, ये y निर्देशांक के बराबर है। y निर्देशांक के क्या है बराबर है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से ऊपर से भी आपको प्रवणता निकालनी। मान लो ये समीकरण 1 है और ये y, इसका आप प्रवणता निकालोगे चूंकि y बराबर क्या हमारे पास x³ है, तो dy/dx बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका अवकलन करेंगे 3x² आएगा। कितना आएगा 3x²। तो इसने कहा है 3x² और हाँ, और यहाँ पर ये जो y है ना उसका वैल्यू रखना आपको। तो ये मान लो समीकरण 2 है, तो ये भी dy/dx है, ये भी dy/dx है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ आपको मिलेगा y बराबर कितना 3x²। लेकिन y का मान देखो, यहाँ से y का मान कितना है x³ है, तो बराबर आएगा 3x²। अब 3x² को यहाँ लेके आएंगे तो 3x² यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ से x² कॉमन आएगा तो x - 3 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से x इक्वल कितना आएगा 0 और x - 3 इक्वल कितना आएगा 0, तो x इक्वल कितना आ गया 3। जब x का मान 0 है तो y का मान भी कितना आएगा 0, और जब x का मान 3 है तो y का मान कितना आएगा 3⁻3। कहाँ रख रहा हूँ मान मैं, इसमें। तो x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और जब x का मान मैं 3 रखूंगा 3⁻3 कितना होता है 27 होता है। तो जो हमारे पॉइंट है वो एक तो आएगा 0,0 और दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा 3,27। तो ये मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स AOD मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट जो कल मेरी क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट और डेफिनेट दोनों ही पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। वैसे तो आपके अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर हो रहे हैं, लेकिन जब मैथ से पहले आपकी जो 3 दिन की छुट्टियां आएगी उनमें आपको ये सारे वीडियो सीरीज से देखने हैं, है ना। और साथ में आपको बुक से भी प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं उनसे भी प्रैक्टिस करनी है। ये मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ जो स्कूल के बच्चे हैं। इसके अलावा और अदर जो बच्चे देख रहे हैं उनको अपने पास जो जितना भी स्टडी मटेरियल है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसी प्रकार आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए, अच्छी नींद लीजिए, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और विद कॉन्फिडेंस आप अच्छा पेपर दीजिए। धन्यवाद बच्चों।